बेटा गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा पढ़ चुके थे, है ना। यानी कि एक पढ़ाए थे आपको टॉपिक कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसी के रेजोनेंस को भी आगे बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। वो होगा हमारा कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कई बार सवाल यहाँ पूछ लेता है, ध्यान रहे। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, जो फर्स्ट कंडीशन होता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, फर्स्ट कंडीशन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर must have same arrangement of atomic nuclei. All resonating structures must have same arrangement of atomic nuclei. अगर बात की जाए बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो ये ध्यान देना होता, कई बार यहाँ सवाल पूछता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज RS, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमको ये पहचानना होता है। इसमें देखें तो क्या लिखो है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी जितने भी RS हमारे बनते हैं उसमें एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होगा, उनका अरेंजमेंट बेटा सेम होगा। कभी एटॉमिक न्यूक्लियाई माइग्रेट नहीं करती। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर देखा जाए CH2 दिया हो, CO दिया है और H, अगर इसमें देखें और कोई आपसे पूछे क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस है क्या, तो हम कहेंगे रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है इस पाई बॉन्ड के कहाँ आ रहा है बेटा, कॉन्जुगेशन में, इस प्रकार से जाएगा ये, ठीक है। और इस तरीके से हमारा एक RS बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस, और क्या बनेगा H, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को दोनों फर्स्ट और सेकंड को हम देखें बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या देखते हैं कि हमारा जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है, यानी कि CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी है, C डबल बॉन्ड O है, यानी कि CO है, मतलब पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है लेकिन एटम अपना प्लेस नहीं छोड़ा बेटा। C यहाँ है, C यहाँ है, O यहाँ है, O यहाँ, H यहाँ है, H यहाँ है, यानी कि दोनों जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसमें क्या है बेटा, एटॉमिक न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट क्या है, सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे बेटा, ये RS होंगे। फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे हमारे RS। ये बात क्लियर हो रही क्या? अगर आपको ऐसे दिया हो, सपोज करो, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ऐसे बना देता है ना, HCO और H, यहाँ बेटा ऐसे दे दे, और यहाँ ऐसे बना दी, हम लोगों को गलतफहमी का शिकार कराता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट के लिए हम लोग लगाते हैं, लेकिन ऐसे ये बना दें, ठीक है। तो ये जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C O H और H। पूछे क्या फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे क्या है, क्या RS हैं कि नहीं है, तो हम फर्स्ट और सेकंड को RS यहाँ नहीं बोल सकते बेटा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियाई माइग्रेट कर रही कहाँ से बेटा, इस कार्बन से जाके कहाँ जा रही है बेटा, यहाँ, ठीक है। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियाई थी बेटा मेरा, ये कहाँ से मूव कर रहा है, कार्बन से कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पे। तो अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई माइग्रेट कर रही है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, RS नहीं बोलेंगे। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, ये अगर देखा जाए देन नॉट RS, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है ना। अच्छा, इसको हम बोल कह सकते हैं, जो हम आगे पढ़ाएंगे भी आपको। मान लीजिए बेटा ऐसे दिया गया आपके पास CH2
एच सी ओ एच। तो इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम का, और बन जाएगा CH2COH। ये फर्स्ट और सेकंड अगर पूछता तो फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम लोग कहते हैं टाटोमर। क्या कहते हैं? टाटोमर। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होता है? टाटोमर। यानी कि अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में माइग्रेट कर रही है तो वहाँ टाटोमेरिज्म हो रहा होगा, यानी कि टाटोमर। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, तो ये टाटोमर होगा, ना कि ये RS होगा बेटा। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ क्या है बेटा, ये टाटोमर हम कह सकते हैं, RS नहीं बोल सकते। जब भी एटॉमिक न्यूक्लियाई माइग्रेट कर रहा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? टाटोमर, ना कि RS। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ऐसे हमारे पास एक कोई सवाल बना दिया, ठीक है, ऐसे NHO, ये अब इसका एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया हो, है ना, मान लीजिए जैसे, और यहाँ बना दिया हो इस तरीके से, ये OH ऐसे बना। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड में क्या पूछा है? रिलेशन। तो क्या फर्स्ट और सेकंड बेटा एक दूसरे के RS हो सकते हैं क्या? तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे? RS नहीं होंगे। तो फिर होंगे क्या? यहाँ बेटा एटॉमिक न्यूक्लियाई माइग्रेट कर रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसे आया होगा, ये ऐसे गया होगा, इधर बॉन्ड शिफ्ट किया होगा तो H+ निकला होगा, यहाँ से यहाँ आ गया होगा, यही तो हुआ होगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई माइग्रेट कर रही है तो इसको हम टाटोमर बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे? टाटोमर होंगे। क्या होंगे बेटा? टाटोमर, ना कि हम इसको क्या बोलेंगे? RS। बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल अगर हमारे पास ये दिया हो, मान लीजिए ऐसे बना दिया आपको एक सवाल, ठीक है, यहाँ दे दिया NH, ये ठीक है, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दे। ठीक बेटा, ये NHO नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव पाई बॉन्ड, ये ऐसे। अब फर्स्ट और सेकंड में आपसे पूछे कि क्या रिलेशन, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर रिलेशन पूछ रहे बेटा तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या होंगे? ये हमारे RS होंगे, यानी कि रिजोनेटिंग क्या हो रहे होंगे? स्ट्रक्चर हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों? एटॉमिक न्यूक्लियाई कहीं माइग्रेट नहीं कर रहे बेटा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, क्या लोन पेयर, ये लोन पेयर की ओर माइग्रेट किया है, ना कि यहाँ कोई एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो जब भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, अगर पाई इलेक्ट्रॉन हमारा इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, है ना, कोई एटॉमिक न्यूक्लियाई माइग्रेट नहीं कर रही है, तो इसको हम कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर एटॉमिक न्यूक्लियाई माइग्रेट कर रही होगी बेटा तो क्या कहेंगे हम लोग? टाटोमर कहेंगे। क्या कहेंगे? टाटोमर। अगर फर्स्ट और सेकंड को टाटोमर कोई बोले तो ये टाटोमर नहीं है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक न्यूक्लियाई है माइग्रेट नहीं कर रही। ये बात क्लियर है बेटा? चलो, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, देखिए बेटा, ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट का तो क्या होगा? हम क्या लिखेंगे बेटा? ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अगर देखें बेटा तो हम क्या कहेंगे कि सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? सेम होते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है HCO और यहाँ क्या है OH। इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होंगे? 2। अच्छा, अगर 2 लोन पेयर होंगे बेटा, तो जाहिर सी बात एक बात बताए थे, अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पर एक से अधिक लोन पेयर होंगे तो हमारे कितने लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएंगे? एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, ये यहाँ आएगा, तो ये कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ। तो एक स्ट्रक्चर बनेगा CO माइनस का, ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा? O और H, यहाँ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ एक लोन पेयर बच रहा होगा भाई, 2 लोन पेयर में से केवल एक ही तो कॉन्जुगेशन में गया, एक लोन पेयर बच गया। यहाँ देखा जाए बेटा तो कितने लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन पे? 2। और यहाँ ये लोन पेयर तो कहीं गए नहीं, ऐसे मौजूद होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर हम लोन पेयर चेक करें तो कितने लोन पेयर हमको दिख रहे होंगे? यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ बेटा 1 2 3 4। निगेटिव चार्ज ट्रीटेड जस्ट लाइक ए लोन पेयर। अगर ध्यान रहे, अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम कैसे यहाँ ट्रीट कर रहे होंगे? जस्ट लाइक ए लोन पेयर। जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे तो वही बात हम डिस्कस भी किए थे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो इट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक ए लोन पेयर। तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर बेटा ऐसे दिया हो, सपोज करो MEO CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे? ठीक है, 2 लोन पेयर में से कितने लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहे होंगे? केवल 1। और इस तरीके से हमको एक स्ट्रक्चर मिल रहा होगा O डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? CH2 आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट में और हम सेकंड में कंपेयर करें, अगर हम क्या करें? फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें तो पहली बात तो ये RS है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, इसमें कितने लोन पेयर हैं? 1 2, इसमें कितना बेटा? 1, और इसमें एक नेगेटिव चार्ज भी तो आ रहा है, तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 2। यानी कि दोनों RS में नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं बेटा? 2, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास सपोज करो बेटा एक कोई स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, ठीक है, यहाँ क्या लगा दिया? Cl ऐसे ऐसे, और ये स्ट्रक्चर, तो क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ रहा होगा? आ रहा होगा। तो इस तरीके से जब कॉन्जुगेशन में आएगा बेटा तो यहाँ क्या बनेगा? Cl निगेटिव चार्ज, अच्छा यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से केवल एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में गया है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो रहे होंगे? RS। फर्स्ट और सेकंड क्या हो रहे होंगे? RS। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट और सेकंड अगर RS है बेटा, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं? फर्स्ट में 1 2 3, इसमें कितने? 1 2 3, तो नंबर ऑफ लोन पेयर भी क्या है इसमें? सेम है ना। तो बात क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है कि अगर ऐसे कोई एक एग्जाम्पल दिया हो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 ऐसे दिया है ना, तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बताए थे रेजोनेंस इस तरीके से होगा, ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ भी एक RS ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना, CH, और यहाँ आ जाएगा CH2। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बेटा? एक दूसरे के RS है, क्या है? RS है। लेकिन क्या फर्स्ट में कितने अनपेयर्ड है बेटा? 1। सेकंड में कितने हैं? 1। तो क्या दोनों RS में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? तो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो ये बात ध्यान देनी होगी, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव
सेम नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। ये बात क्लियर है। अब अगर हम देखें ध्यान से, यहां अगर बेटा थर्ड पॉइंट की बात कीजिए, कौन से पॉइंट ले लें हम लोग, थर्ड पॉइंट। तो अगर हम बात करें बेटा यहाँ थर्ड पॉइंट की, तो क्या देखेंगे, टोटल चार्ज इन ऑल resonating structure, total charge in all resonating structure must be equal। ये हम सेम भी लिख सकते थे, है ना। जैसे अगर बेटा सपोज करो, मान लिया जाए हमारे पास इस तरीके से एक कंपाउंड दिया गया, क्या यहाँ रेजोनेंस है, क्या यहाँ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है बेटा। और अगर रेजोनेंस है तो इस तरीके से तो जा सकता है, ये यहाँ जाए और ये यहाँ जाए, पढ़े हम लोग सब। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा होगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, एक पाई बॉन्ड, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट और सेकंड बेटा, है ना। फर्स्ट क्या है, न्यूट्रल है ना। फर्स्ट क्या है, न्यूट्रल है। सेकंड की बात करें बेटा, तो सेकंड भी एक तरीके से कोई चार्ज तो दिख रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव एक ही पॉजिटिव है और एक ही क्या है, निगेटिव है। तो ओवरऑल इसको भी हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल है तो कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूट्रल। तो नंबर ऑफ जो चार्जेस हैं, यानी टोटल चार्ज इन ऑल आर एस मस्ट बी इक्वल, वो क्या होंगे, सेम ही होंगे। क्या होंगे, सेम, है ना। या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, और मान लीजिए हमारे पास दिया बेटा RCO माइनस, ऐसे क्या रेजोनेंस है, ऐसे कुछ बन रहा होगा स्ट्रक्चर, और यहाँ बन रहा होगा O माइनस, और यहाँ क्या बन रहा होगा, O। अब बात को ध्यान से देखो बेटा कि फर्स्ट एंड सेकंड RS, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बेटा, RS है। लेकिन इस RS में देखा जाए तो कितने नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, एक, और इसमें भी कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा होगा। तो जो चार्ज है दोनों में, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है बेटा, दोनों में सेम ही है। तो हम फर्स्ट और सेकंड में अगर बात करें तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, है ना। क्या होंगे, मस्ट बी इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, है ना, अगर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं तो यहाँ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए बेटा, ध्यान से देखो यहाँ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और वो होता है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर must have, all resonating structure must have same energy or nearly same energy। हम ये कह सकते हैं कि all resonating structure must have same energy और नियरली सेम एनर्जी। अब इसमें अगर बात करें बेटा, तो हमेशा एक बात हम लोग ध्यान से देखे थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो इस लाइन से बिल्कुल आपको आइडिया तुरंत लग जाना चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। ये बात क्लियर हो रही। जितने नॉन इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, क्या बनेंगे बेटा, नॉन इक्विवेलेंट आरएस। अगर कोई नॉन इक्विवेलेंट आरएस बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, उनकी एनर्जी क्या होगी, नियरली सेम हो सकती है, सेम नहीं हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लें हम लोग, मान लीजिए हमारे पास है बेटा CH3COOH ऐसे। अब ये तो
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा होगा, रेजोनेंस में जा रहा होगा लोन पेयर, तो बन रहा होगा CH3CO माइनस OH आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो रहा होगा। अब फर्स्ट और सेकंड की बात की जाए बेटा, तो स्टेबिलिटी निकालना हमको आता है। क्यों? अगर स्टेबिलिटी निकालना आता है तो क्या बताए थे, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होगा किससे बेटा, चार्ज वाले से। हम अगर स्टेबिलिटी की बात करें, हाँ स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी में क्या देख रहे होंगे कि न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा किससे, चार्ज से। यानी फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा किससे बेटा, सेकंड से, है ना। ये तो बात क्लियर होगी कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, सेकंड से ज़्यादा होगी। लेकिन ये भी तो हमको पता है कि स्टेबिलिटी में और एनर्जी में क्या रिलेशन आ रहा होगा, इनवर्स का। यानी कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बेटे, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और जैसे जैसे यहाँ अगर हम बात करें, सपोज करो स्टेबिलिटी घट रही होगी तो एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, है ना। यानी कि फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है कि, लेकिन बहुत अंतर भी नहीं होगा बेटा, नियरली क्या होगा, सेम एनर्जी। ये बात क्लियर है। एक और ऐसे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया हो FCH डबल बॉन्ड CH2, क्या यहाँ रेजोनेंस है, तो यहाँ कोई डाउट नहीं रेजोनेंस है। किसके बीच में, लोन पेयर पाई बॉन्ड के बीच में। अब ये इधर आ रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, तो एक स्ट्रक्चर हमको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट ये सेकंड, है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब बात करें बेटा फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट क्या है, न्यूट्रल है ना, फर्स्ट क्या है, न्यूट्रल है, सेकंड क्या है, चार्ज है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, है ना, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। तो फर्स्ट अगर ज़्यादा स्टेबल है तो हम कह रहे होंगे इसकी एनर्जी क्या है बेटा, बोलो, इसकी एनर्जी कम है, और सेकंड की एनर्जी थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है। तो बाकी चीज़ें आप पढ़े ही हो। यानी कि अगर अनइक्वल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा, है ना, तो या नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल लें अगर हम लोग, मान लीजिए हमारे पास दिया बेटा, यहाँ H दिया, CO दिया, O माइनस दे दिया, है ना। क्या यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, तो बन सकता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इसके पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में होगा। HCO माइनस हो रहा होगा, डबल बॉन्ड O हो रहा होगा। बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है। अब बेटा फर्स्ट और सेकंड में आपको बताए थे कि अगर हम इसको पहचाने तो क्या पहचानेंगे कि फर्स्ट और सेकंड हमारे दोनों क्या हैं बेटा, ये इक्विवेलेंट आरएस है। कैसे हैं, इक्विवेलेंट आरएस। और अगर दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्या है, दोनों इक्विवेलेंट आरएस हैं, तो इसका मतलब बात बेटा सिंपल सी है और क्लियर है। वो क्या होगा क्लियर कि इक्विवेलेंट आरएस है तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या आएगी, बराबर आएगी। स्टेबिलिटी क्या आएगी, बराबर। और स्टेबिलिटी अगर बराबर आ रही तो फर्स्ट इक्वल टू क्या आ रहा है, सेकंड। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वल टू अगर सेकंड स्टेबल है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी भी क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। क्या आएगी, एनर्जी सेम होगी। बात क्लियर है कि नहीं। ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल बनाए थे, H2NC डबल बॉन्ड NH2 प्लस ऐसे दिया हो और NH2 दिया हो। तो यहाँ भी बेटा इस तरीके से अगर हम लें तो ये यहाँ आएगा और ये ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन सकता है, H2NC, ये क्या जाएगा, NH2, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा होगा। बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है। ऐसे ही ये लोन पेयर इधर आ रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा।
और इस तरीके से एक RS जो मिल रहा उनको NH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट, सेकेंड और हम थर्ड की बात करें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्विवेलेंट RS है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या है? इक्विवेलेंट RS है। और अगर इक्विवेलेंट RS है तो जाहिर सी बात है इनकी स्टेबिलिटी भी क्या आएगी बेटा? बोलो। फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू आएगी थर्ड, है ना? तो अगर स्टेबिलिटी सेम है, अगर स्टेबिलिटी क्या है बेटा? सेम है, तो हम सीधी सी बात है एक ही लाइन में बोल सकते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है बेटा? सेम है। जितने भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हम बनाए हैं, इन तीनों RS की एनर्जी क्या आएगी बेटा? सेम। कोई डाउट? ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट होता हमारा फिफ्थ, है ना? फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें तो क्या कह रहा है वो, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां बेटा अगर देखें, ऑल एटम दैट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस, सीधी सी बात, रेजोनेंस must be present in one plane होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? एक ही प्लेन में होनी चाहिए। जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं कॉन्जुगेशन में, या हम कहें किसमें बेटा? रेजोनेंस में, तो कहाँ होनी चाहिए? एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखें हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसे कोई बना दिया, ठीक है? ये स्ट्रक्चर ऐसे बना है कोई, ठीक है ना? ये, और ये किसका स्ट्रक्चर हम बना रहे बेटा? इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड को, है ना? हम स्ट्रक्चर बना रहे। यहाँ क्या है? NH, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे बेटा तो हम देख क्या रहे हैं कि यहां हमारे पास क्या होगा? p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, और यहाँ एक p ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन के पास भी तो एक p ऑर्बिटल होगा। ठीक है। चलो, ये p ऑर्बिटल जो होगा बेटा, अब देखो कैसे, अगर सब एक ही प्लेन में, सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे, जैसे मान लिया जाए बेटा, आपको एक बात सिखाए थे, ये पेज प्लेन में है। कहाँ है? पेज प्लेन में। तो जो p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, इसके कहाँ आएंगे? परपेंडिकुलर। ये बातें हम सिखा भी चुके हैं आपको। यानी कहाँ आएंगे बेटा? परपेंडिकुलर आ रहे होंगे। कहाँ आएंगे? अभी वो पॉइंट लिखवा भी देंगे, नहीं होगा तो। ये आपके पास, यानी कि जो p ऑर्बिटल ओवरलैप करने जा रहा है वो मॉलिक्यूल के प्लेन के कहाँ होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बेटा ये एक ही प्लेन में सब है। अगर एक ही प्लेन में है तो हम कह सकते हैं कि ये जो p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर रहा होगा, ये इसके साथ ओवरलैप किया होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये भी तो ऐसे ही ओवरलैप किया होगा, चूंकि क्या बन रहा है? पाई बॉन्ड। ये भी बना होगा ऐसे, ये भी बना होगा ऐसे, ऐसे, ऐसे बना। बात क्लियर है क्या? अब हम क्या देख रहे हैं कि ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, अगर ये मॉलिक्यूल पूरा एक प्लेन में रखा हुआ है तो ये दोनों इस मॉलिक्यूल के कहाँ है? परपेंडिकुलर होंगे। तो ये आपका p ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर जाए, ठीक है? ठीक है। ऐसे ये भी ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक बेटा? इस तरीके से ओवरलैप कर रहा होगा। तो हम क्या कह रहे होंगे कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इस रिंग के कहाँ आ रहा है बेटा? कॉन्जुगेशन में। कहाँ आ रहा है? कॉन्जुगेशन में। ये बात क्लियर है? जैसे अगर कॉन्जुगेशन में बेटा, तो हम क्या बना सकते हैं? इस तरीके से RS बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास था NH2, ये लोन पेयर हम बता रहे हैं कॉन्जुगेशन में है, तो ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा।
यानी कि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कहाँ आ रहा बेटा, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव आ गया, निगेटिव चार्ज, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला होगा, ये आप बनाना जानते ही हो। ये यहाँ आ रहा होगा ऐसे, तो एक एनदर RS हमको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ये वाला। यानी यहाँ क्या आ रहा होगा बेटा, NH2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ये ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे आ रहा होगा। अब ये यहाँ जाए बेटा, ये यहाँ चला जाएगा, तो एक एनदर हमको RS मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ही NH2, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाए बेटा, ये यहाँ जाए। तो इस तरीके से क्या रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा NH2, ठीक है, और यहाँ देखेंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहा होगा लोन पेयर वापस। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हैं बेटा, इसको हम क्या कह सकते हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारा फर्स्ट था, ये क्या था सेकंड, ये क्या है थर्ड, ये क्या है फोर्थ, और ये क्या है फिफ्थ। बात क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये भी तो हम जानते हैं कि अगर इसी का हम लोग क्या बना देते, बोलो बेटा, हम लोग बना देते रेजोनेंस हाइब्रिड, तो NH2 ऐसे ऐसे कुछ बन रहा होता, ठीक है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आता, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता, ठीक है। यानी इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, लोन पेयर क्या हुआ, डिलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे बेटा एक अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया होता, N ऐसे, N, और यहाँ दिया होता Me, Me ऐसे, Me और Me देता ऐसे। ध्यान से देखो बेटा, अगर इस तरीके से दिया होता तो हम क्या करते, मान लीजिए ऐसे हम RS को बनाते बेटा, ऐसे, यहाँ क्या आता N, ठीक है। अब क्या होता बेटा कि यहाँ पर p ऑर्बिटल जो ये रिंग है, अगर हम ऐसे बना देते, ऐसे ऐसे बना, ये, लेकिन यहाँ क्या लगा था बेटा, मेथाइल, यहाँ भी क्या लगा था, मेथाइल। अब आर्थो पोजीशन पे, इस आर्थो पोजीशन पे बेटा ये तो रिंग में एक कॉन्जुगेशन हो रहा था। चलो मान लिया जाए कि ये तो परपेंडिकुलर थे मॉलिक्यूल के, ये आपस में कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है, ये हो रहा होगा, ठीक। ऐसे ही अगर देखें बेटा तो ये भी आपस में क्या कर रहे होंगे, इस तरीके से कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे। बात क्लियर है क्या, इस तरीके से कॉन्जुगेशन हो रहा होगा। लेकिन अब ध्यान से देखो, जो ध्यान देने वाली बात क्या बेटा, अगर आर्थो पोजीशन पे, इस पोजीशन पे बड़े ग्रुप आ गए और यहाँ भी हमारे पास क्या है, मेथाइल, यहाँ भी क्या बेटा, मेथाइल, बल्कि ग्रुप। देखो यहाँ इस वाले केस में क्या था बेटा, HS था, क्या था, H और H, यहाँ क्या क्या, मेथाइल। अब बात समझो, हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या मेथाइल की साइज बड़ी होगी, तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मेथाइल की साइज बड़ी है, अब यहाँ देखो HH, और इस पोजीशन पे, इसके आर्थो पोजीशन पे भी अगर देखा जाए बेटा तो क्या होंगे, यहाँ H रहा होगा, यहाँ भी क्या रहा होगा बेटा, H ही रहा होगा, ठीक है। तो HH HH, तो इनमें बहुत रिपल्सन नहीं था, यानी ये प्लेन में होंगे। यानी ये अगर रिंग है, सपोज करो ये अगर रिंग है तो ऐसे प्लेन में हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बेटा अगर रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा, ये अगर रिंग प्लेन में होगा तो ये परपेंडिकुलर जाएगा। ये p ऑर्बिटल कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन का, परपेंडिकुलर। हम कह सकते हैं कि ये आपका जो p ऑर्बिटल है, ये वाला कहाँ जा रहा होगा, परपेंडिकुलर हो गया होगा। क्यों,
क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये बॉन्ड रोटेट करके बेटा ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे। ऐसे रहेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना? ऐसे हो जाएगा अगर, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो लोन पेयर होगा इसके साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, यानी बहुत अच्छे ढंग से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। अब जो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो इसका लोन पेयर बेटा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? यानी कि ये लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा ड्यू टू यानी कि हम लिख सकते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन not involve in रेजोनेंस। तो बातें क्लियर हो गई बेटा। अब जैसे कोई पूछे आपसे, ठीक है, तो जो कंडीशन क्या था कि सारे एटम कहाँ होने चाहिए थे? सारे एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए थे, लेकिन सारे एटम क्या है प्लेन में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अगर प्लेन में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये लोन पेयर यही रहेगा और ये लोन पेयर क्या होगा? डिलोकलाइज होगा। क्या होगा? डिलोकलाइज। बात क्लियर हो रही कि नहीं? अब अगर आपसे कोई पूछता बेटा, मान लिया जाए हम ऐसे एक सवाल जो बनाए थे, मान लिया जाए ये हमारे पास क्या था? ये था, ये है ना, जिसको हम क्या लिखे थे? NH2। ये X था और ये Y था। मान लिया जाए A और B कर देते, क्या हो जाता? ये X और ये क्या है बेटा? Y। अब X और Y में कोई पूछे किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी जो बॉन्ड लेंथ आती किसकी आती बेटा? मैंने बॉन्ड लेंथ की अगर बात करते हैं हम, तो सबसे बड़ी क्या होती है? अगर हम चलो ये लिख दे रहे हैं बेटा, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते, बॉन्ड लेंथ की, तो सबसे बड़ी क्या आती बेटा? कार्बन नाइट्रोजन की आती है। यही तो आती, कार्बन नाइट्रोजन। फिर क्या आती? कार्बन नाइट्रोजन और पार्शियल, और सबसे कम फिर क्या हो जाती है? कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की। अब ध्यान से देखो बेटा, ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ बेटा क्या देखें हम लोग कि इस नाइट्रोजन और कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में था। कहाँ था बेटा? कॉन्जुगेशन में था। अगर कॉन्जुगेशन में था तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन, या और हम कह सकते ड्यू टू रेजोनेंस, दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। देखो ध्यान से, यही तो हम किए थे हम लोग, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। बट इन दिस केस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस दिस p ऑर्बिटल इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी कि इस बेंजीन रिंग के p ऑर्बिटल के कहाँ जाएगा? p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, देन नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। इसका मतलब क्लियर कह सकते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट नाइट्रोजन नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और ये क्या होगा बेटा? प्योर, क्या हो रहा होगा? प्योर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, प्योर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। बात क्लियर है? तो प्योर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होगा कि पार्शियल कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला होगा? तो बड़ा ये हो जाएगा। यानी X और Y में अगर बॉन्ड लेंथ पूछता तो क्या बताते हम लोग? Y ग्रेटर देन X बताते। बात क्लियर है बेटा कि नहीं? Y ग्रेटर देन X, ठीक है। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ अगर पूछ लेता बेटा, क्या पूछता? बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो इसका लोन पेयर क्या था? डिलोकलाइज हो रहा है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा नहीं रहा है ना? इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा नहीं रहा है। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा होता तो सबसे ज्यादा बेसिक कहाँ होगा? जिसका लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया तो वहां तो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अवेलेबल है, लोकलाइज है, जो लोकलाइज है वहां तो आसानी से अटैक कर सकता है ना बेटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा आ जाएगा बेटा? अगर हम A और B में कंपेयर करें तो B का ज्यादा होगा किससे? A से। बात क्लियर है?
बात क्लियर बेटा। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर पूछता तो बी का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा किससे, ए से। अगर बात करते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन का, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो क्या आता हो, sp2, और इसका निकालते तो क्या आता, sp3। क्यों आता है बेटा sp3? sp3 इसलिए आ रहा है क्योंकि लोन पेयर तो अवेलेबल है, तो लोन पेयर को हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 1 4। यहाँ लोन पेयर डिलोकलाइज होगा तो काउंट नहीं करेंगे। बात क्लियर हो रही क्या? तो सीधी सी बात है, अगर सारे p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे तो ओवरलैप कर पाएंगे, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? और फिर रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ऑल आइटम्स दैट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस मस्ट बी प्रेजेंट इन वन प्लेन और इन सेम प्लेन। ये बात क्लियर हो गई सबको? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट, ये भी है ना। यहाँ अगर बात करें बेटा तो कितने हो चुके थे हम लोगों के, 5th, चलो इधर 6th लिख दे रहे हैं, ऐसे कुछ भी लिख दो जो आपको लगे। 6 पॉइंट, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ईच RS आर डिफरेंट। हम ये कह सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electron in each resonating structure are different, है ना। This distribution of electron in each, है ना, resonating structures are different। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आप चाहे ऐड कर दो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ईच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, है ना। होता क्या है, एक सिंपल एग्जांपल अगर ले बेटा हम लोग, मान लीजिए हमारे पास ये हो RCOO- और ये हो O18, सपोज करें, क्या ले लिए हम लोग, O18। तो बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज हमारा होगा O16 से कहाँ जा रहा है, O18 पे, यानी RCO- हो गया, लेकिन ये किस पर गया है, O18 पे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो हम कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का इन ईच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बेटा, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए बेटा दिया है O-, CH डबल बॉन्ड और क्या दिया, CH2। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, ऑक्सीजन से कार्बन पे भी जा सकता है, O डबल बॉन्ड CH CH2-। तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, कहाँ, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है बेटा, कार्बन पे जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो इन ईच रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑल द resonating structure do not contribute equally, है ना। तो ये बहुत बताने क्या जरूरत है, ये बाकी चीजें हम पढ़ा दिए थे आपको। ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली एक्सेप्ट कौन सा बेटा, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो ये पॉइंट याद रहे ऐसे ही, चूंकि बता दिए हैं कि अगर नॉन इक्विवेलेंट RS होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, डिफरेंट करेगा, है ना, डिफर करेगा। वो किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। ये सारे रूल्स लिखवा दिए हैं कि न्यूट्रल ज़्यादा होगा इन चार से, ठीक है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट RS होंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा,
इक्वल होगा, बराबर होगा इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर होगा कि नहीं? तो इस तरीके से बेटा चलिए, तो आज के लेक्चर यही समाप्त करते हैं बेटा, ठीक है? मेहनत से पढ़ो। ओके, थैंक यू। जय हिंद बेटा।